हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजू राम बिरड़ा आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन हेल्थ में सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत खुशी की बात है कि रीट भर्ती है, उसका एग्जाम है 25 अप्रैल को होने वाला है। तो दोस्तों, आपको तैयारी है पूर्ण कर लेनी चाहिए। दोस्तों, इससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है, या सिलेबस के बाद में दोस्तों ये पता होना चाहिए कि पेपर वो कैसे बनता है, प्रश्न कहाँ से आते हैं, प्रश्नों का लेवल क्या होता है। दोस्तों, ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। जो रीट का लेवल 2 है, रीट लेवल 2 एसएसटी की बात हो रही है दोस्तों, जिसमें हमारे 60% है वो जनरल नॉलेज से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, उनका प्रश्नों का स्टैंडर्ड क्या होगा, पिछली भर्ती हुई थी उसमें प्रश्न किस प्रकार के आए थे, और जो प्रश्न आए थे उनका उत्तर किस हिसाब से देना है, या जो प्रश्न है वो किस लेवल के थे, कौन से टॉपिक से कहां से प्रश्न बनते हैं, तो ये चीजें हमारे ध्यान में होनी चाहिए। उसके बाद में हमें किताब पढ़नी शुरू करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये हमारा टॉपिक है रीट 2018 पेपर हल व्याख्या सहित है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें दोस्तों। आज हम इस वीडियो में पूर्ण व्याख्या सहित है वो हमारा 2018 का जो पेपर है उसको हल करेंगे। दोस्तों, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का टॉपिक हमने डाल दिया है 30% अलग से। इसके अलावा दोस्तों हिंदी के 30% अलग से डाल दिए हैं इसी पेपर के, जो रीट 2018 का पेपर था। इसके अलावा एसएसटी के जो 60 क्वेश्चन है वो इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस खंड में कुल 60 प्रश्न है। जिन अभ्यर्थियों ने इस विषय का चयन किया है उन्हें सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, ये बात लिखी गई है। प्रश्न संख्या 91 है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। हम भारत के लोग, संप्रभुता भारत के मुख्य न्यायाधीश में नीत है, बिल्कुल गलत होगा। संप्रभुता भारत के लोगों में नीत है। संप्रभुता भारत के राजनीतिक दलों में नीत है, गलत होगा। संप्रभुता लोकसभा के अध्यक्ष में नीत है, ये भी गलत होगा। तो दोस्तों, संप्रभुता किस में नीत है, संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है। दोस्तों, इसके संबंध में पढ़ते हैं। प्रस्तावना में लिखित शब्द यथा हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष करते हैं, अर्थात हम भारत के लोग से तात्पर्य संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है। तो दोस्तों, आगे बात करें कि प्रश्न संख्या 92 में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है। अनुच्छेद 16, 17, 18 और 19। तो दोस्तों, मैं बता दूं इस प्रश्न का उत्तर होगा अनुच्छेद 17। दोस्तों, अनुच्छेद 17 में यह कहा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 में कि जो अस्पृश्यता है, अस्पृश्यता को समाप्त माना जाता है। अगर कोई इस प्रकार अगर अस्पृश्यता का जो उल्लंघन करता है तो दोस्तों उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया। किसी भी जाति को है वो छोटा या बड़ा नहीं माना जाता, सबको समान है वो इसके अवसर है मिलते हैं। तो इसके अलावा दोस्तों, इस प्रश्न में बात की जाए कि जो अनुच्छेद 16, 17, 18, 19 इनका संबंध किससे है, तो दोस्तों आप सबको पता है कि अनुच्छेद 14 से लेकर दोस्तों 18 तक जो हमारा संविधान का अधिकार है वो समता का अधिकार, मतलब समानता का अधिकार देता है। तो दोस्तों, जैसे अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता की बात करते हैं, अनुच्छेद 15 में धर्म हो गया, मूल वंश या जाति, लिंग या हमारा जो जन्म स्थान होता है इसको लेकर समानता की बात होती है। दोस्तों, अनुच्छेद जो 16 है, 16 में दोस्तों आपके जो लोक नियोजन के संबंध में जो अवसर है, अवसर की समानता के संबंध में अनुच्छेद 16 है। 17 दोस्तों अस्पृश्यता का अंत है, और 18 दोस्तों उपाधियों के अंत से संबंध रखता है, और अनुच्छेद 19 है वो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है, उसमें अधिकारों की बात करता है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 19 अधिकारों की बात करता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों हो जाएगा अस्पृश्यता का अंत मतलब 17। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है। भाग 5, 2, 4 ए और 6। तो दोस्तों, आप सबको पता होगा कि जो मूल कर्तव्य हैं इनको मूल संविधान में ये नहीं थे, इनको बाद में जोड़ा गया है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है। इससे रूस के संविधान से लिया गया है। तो आपको दोस्तों ये चीजें बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखनी है। इसे भाग 4 ए में अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया है। दोस्तों, यहां से प्रश्न आ सकता है कि अनुच्छेद कौन सा है, 51 क, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों भाग कौन सा है, भाग 4 क। दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है, दोनों 4 क और 51 क। 51 का अनुच्छेद है और 4 का भाग है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 से संबंधित है अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म के पालन, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता। धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। शिक्षा का अधिकार, अल्पसंख्यक अधिकार। दोस्तों, इसमें बात की जाए तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद जो 25 है वो किसकी बात करता है, तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर 1 अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म के पालन, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता। ये किस में लिख रखा है, अनुच्छेद 25 में। दोस्तों, जो बी में धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा, ये दोस्तों अभी आपने पढ़ा था कि जो हमारा अनुच्छेद 15 है दोस्तों इस प्रकार की बातें वो अनुच्छेद 15 में लिखी गई है कि किसी भी प्रकार का जो भेदभाव है वो नहीं किया जाएगा। शिक्षा का अधिकार की बात की जाए तो दोस्तों इसका उल्लेख है 3 से 4 जगह है। दोस्तों, इसमें शिक्षा के अधिकार का उल्लेख सब केवल शिक्षा के अधिकार की बात की जाए तो 19F में है, अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 45 में है, अनुच्छेद 51 में भी है, कर्तव्यों में भी है, अधिकारों में है, और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं उनमें भी इनका उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों, शिक्षा के अधिकार का उल्लेख 3 जगह किया गया है। दोस्तों, इसके अलावा बात की जाए कि जो इसके अलावा एक चीज और है जो कि
शिक्षा संबंधी अधिकार होते हैं। एक तो होता है शिक्षा का अधिकार दोस्तों, एक होता है शिक्षा संबंधी अधिकार। तो दोस्तों हमारा अनुच्छेद संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार से 29 और 30 नंबर जो अनुच्छेद है वो भी संबंध रखते हैं। ये होते हैं शिक्षा से संबंधित, मतलब शिक्षा में किसको क्या है, मतलब कोई संस्था खोलने का या चलाने का अधिकार है, किनको प्राथमिकता दी जाएगी, तो इस प्रकार की जो चीजें हैं। लेकिन जो शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है वो है दोस्तों 19, 45 और 51 के में। आगे बात करें दोस्तों अलग प्रश्न संख्या 95 है, निम्न में से सामाजिक न्याय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान नहीं है। सामाजिक न्याय की बात हो रही है दोस्तों। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हेतु सरकारी नौकरी में आरक्षण, विधायिका में अनुसूचित जाति जनजाति हेतु आरक्षण, समान कार्य हेतु समान वेतन, बाल श्रम निषेध। तो दोस्तों सामाजिक न्याय की बात हो रही है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है वो क्या हो जाएगा, 95% का उत्तर हो जाएगा आपके। दोस्तों इसमें जो लिखा हुआ है 1 मिनट, इस प्रश्न में दोस्तों सारे विकल्प सही है। दोस्तों आप सबको पता है सरकारी नौकरी में भी आरक्षण है, और आपको पता है विधायिका में भी SC ST को आरक्षण दिया गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन, ये भी हमारे नीति निर्देशक तत्व में लिखा गया है। और बाल श्रम निषेध, ये भी दोस्तों वहां लिखा गया है। तो दोस्तों इसमें सभी विकल्प है वो सही है। अगला प्रश्न की बात करें, लोकसभा की कार्यवाही के संचालन के लिए आवश्यक गणपूर्ति क्या है। लोकसभा की बात हो रही है दोस्तों। कुल सदस्य संख्या का 1/4वां भाग, कुल सदस्य संख्या का 2/3वां भाग, कुल सदस्य संख्या का 1/3वां भाग और 1/10वां भाग। दोस्तों इसमें बात की जाए प्रश्न संख्या 96 की, तो इसका उत्तर हो जाएगा कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग। मतलब कुल सदस्य संख्या जो हमारी लोकसभा की है वो 543 है। तो दोस्तों 543 में दोस्तों आप मतलब 1/10वां भाग है वहां शामिल हो सकते हैं। और 10वां भाग कितना 543 का हो जाएगा, 54 या 55 सदस्य हैं वो दोस्तों आपके शामिल होने इसमें जरूरी है। 55 सदस्यों दोस्तों लोकसभा की कार्यवाही का संचालन किया जा सकता है। आगे देखते हैं इसमें लिखा क्या है, जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करें तब तक संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होगी। अनुच्छेद 100 में के तीसरे पार्ट में लिखा है, यदि सदन के अधिवेशन में किसी समय गणपूर्ति नहीं है तो सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह सदन को स्थगित कर देवे। तो दोस्तों स्थगित करने का जो अधिकार है किसको है, अध्यक्ष को। केवल और केवल स्थगित अधिवेशन को स्थगित कौन कर सकता है दोस्तों, केवल अध्यक्ष कर दे, या अधिवेशन को तब तक के लिए निलंबित कर दे जब तक गणपूर्ति नहीं हो जाती। अनुच्छेद 104 में लिखा है, लोकसभा की गणपूर्ति या कोरम कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होता है। गणपूर्ति या कोरम, कोरम भी शब्द आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो दोस्तों ये 1/10वां भाग होता है लोकसभा में। प्रश्न संख्या 97 है, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है जो कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगा। अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 97, अनुच्छेद 80। तो दोस्तों जो मंत्रिपरिषद की बात है वो अनुच्छेद 74 में है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सलाह देने के लिए, किसके लिए दोस्तों ध्यान रखना है, राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा, जिसकी सहायता एवं सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति अपने कार्य संपन्न करेगा। तो दोस्तों ये मंत्रिपरिषद किसके लिए है, राष्ट्रपति को मतलब सहायता प्रदान करने के लिए, सलाह देने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राज्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त कर सकता है। राज्य चुनाव आयुक्त भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के राष्ट्रपति, संबंधित राज्य का राज्यपाल, राज्य की विधानसभा। तो दोस्तों राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत जुलाई 1994 में किया गया। यह एक सदस्यीय राज्य निर्वाचन आयुक्त आयोग है। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज संस्थाओं अनुच्छेद 243 क एवं शहरी निकायों अनुच्छेद 243 ZA में चुनाव कराने हेतु राज्यपाल द्वारा निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय किया जाता है। दोस्तों आगे राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। दोस्तों यहां ध्यान ये रखना है कि राज्य चुनाव आयोग की बात हो रही है, राज्य चुनाव आयुक्त की बात हो रही है। तो राज्य में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति है कौन करता है, राज्यपाल करता है। तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर है संबंधित राज्य का राज्यपाल। ये उत्तर हो जाएगा कि राज्य में राज्य चुनाव आयुक्त है उसकी जो नियुक्ति है वो कौन करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों 99 भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली में है, संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी मामले पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। बिल्कुल सही है, लेकिन नहीं है, यह पूछा है। राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय उन्हें परामर्श देने हेतु बाध्य है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य नहीं है। अगला प्रश्न है अगला ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श अनुसार सरकार प्रस्तावित विधेयक में आवश्यक संशोधन कर सकती है। तो दोस्तों प्रश्न संख्या हमारा 99 है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय उन्हें परामर्श देने हेतु बाध्य है। दोस्तों राष्ट्रपति, लेकिन दोस्तों यहां पूछा गया है, यहां पूछा गया कि सही नहीं है। तो दोस्तों ये सही नहीं है, राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय उन्हें परामर्श देने हेतु बाध्य है। दोस्तों कोई जरूरी नहीं है, अगर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से कोई सलाह मांगता है तो कोई जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट उसको सलाह दे। उसकी अगर इच्छा है, उसको लगता है कि सलाह दे देनी चाहिए तो सलाह दे सकता है। अगर उसे लगता है कि सलाह नहीं देनी है तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट है सलाह देने से मना कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों बात की जाए तो
संविधान की व्याख्या से संबंधित दोस्तों राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है दोस्तों। तो ये परामर्श है, ये दे या न दे सुप्रीम कोर्ट पर डिपेंड करता है दोस्तों। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को मान्य हेतु बाध्य नहीं है। अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को भी छूट है कि वो परामर्श दे या न दे, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट परामर्श दे देता है तो दोस्तों राष्ट्रपति पर भी ये लागू नहीं है कि वो उसको परामर्श को माने या न माने, दोस्तों दोनों कर सकता है वो। इसके अलावा दोस्तों चौथा है, सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श अनुसार सरकार प्रस्तावित विधेयक में आवश्यक संशोधन कर सकती है दोस्तों। बिल्कुल, मतलब सर्वोच्च न्यायालय कोई अगर सुझाव देती है तो दोस्तों सरकार है इस प्रकार का संशोधन विधेयक में कर सकती है। बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 100 है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में शामिल होता है दोस्तों। राष्ट्रपति का चुनाव है अनुपातिक प्रतिनिधित्व मंडल की जो एकल संक्रमणीय जो दोस्तों पद्धति होती है उसके तहत इसका चुनाव होता है दोस्तों। आगे देखते हैं कि इसके राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन शामिल होता है। केवल लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के सभी सदस्य, भारत की संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, भारत की संसद, राज्यों की विधानसभाओं और दिल्ली और पांडुचेरी के संघ शासित प्रदेशों के केवल निर्वाचित सदस्य। तो दोस्तों इस प्रकार प्रश्न संख्या 100 है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि जो राष्ट्रपति का चुनाव है इसमें कौन कौन शामिल होते हैं, भारत की संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं और दिल्ली और पांडुचेरी के संघ शासित प्रदेशों के केवल निर्वाचित सदस्यों को दोस्तों इसमें भाग लेना होता है। आगे बात करें तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54, इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य रहते हैं दोस्तों। यहां केवल बात हो रही है निर्वाचित सदस्यों की, जो मनोनीत होते हैं उनको इसमें शामिल नहीं किया जाता। आगे है, नवीनतम व्यवस्था के अनुसार पांडुचेरी विधानसभा तथा दिल्ली की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को भी सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, हांग हो, यांग तिसी, मेकांग और लीना। तो दोस्तों प्रश्न संख्या हमारा जो 101 है इसका उत्तर हो जाएगा यांग तिसी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगला प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या 102 है, किलिमंजारो पर्वत किस देश में अवस्थित है। किलिमंजारो तंजानिया, केन्या, युगांडा और रवांडा। दोस्तों प्रश्न संख्या 102 है इसका उत्तर हो जाएगा तंजानिया। प्रश्न संख्या 103 है कि समताप सीमा पर औसत तापमान रहता है दोस्तों। जो हमारी मंडल या जो परतें होती है, जो हम कहें कि जो समताप सीमा है, तो इसकी जो औसत तापमान है वो कितना रहता है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0 डिग्री सेंटीग्रेड। समताप मंडल की बाह्य सीमा को समताप सीमा कहते हैं। इसमें ओजोन की मात्रा अधिकतम होती है। समताप सीमा पर तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है कि समताप सीमा पर औसत तापमान कितना रहता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, न तो ज्यादा गर्म न ठंडा। बेसाल्ट सेल एक उदाहरण है। उप पातालीय सेल, बाह्य आग्नेय सेल, पातालीय सेल, कायांतरित सेल। तो दोस्तों ये सेलों चट्टानों से संबंधित है दोस्तों। 104 नंबर का उत्तर हो जाएगा बाह्य आग्नेय सेल दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 105 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक औसत ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 3 10%। दोस्तों आप सबको पता है अगर 100 कैलोरी ऊर्जा है तो इसका जो रूपांतरण अगर किसी दूसरे प्राणी में होता है तो ये केवल 10 कैलोरी पहुंचेगी, और अगर और आगे जाती है तो दोस्तों केवल 1 कैलोरी पहुंचेगी, और अगर और आगे जाती है तो दोस्तों 0.1% है वो आगे जाएगी, 1 कैलोरी आगे जाएगी। तो दोस्तों प्रत्येक अवस्था में जो 90% ऊर्जा है उसका ह्रास होता जाता है दोस्तों। जो आगे है वो केवल और केवल कितनी जाती है, 10% ऊर्जा। आगे पढ़ते हैं, पोषण स्तरों पादपों के स्तर 1 से प्रारंभ करते हुए संख्याओं द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। पादप एवं एल्गी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इन्हें उत्पादक कहा जाता है। शाकाहारी इनका भोजन पादप होते हैं, इन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। मांसाहारी ये शाकाहारियों का भक्षण करते हैं। कौन? अब इतिहास से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। 106 नंबर, मेगस्थनीज किसका राजदूत था, सिकंदर, बिंदुसार, विल्सन फर्स्ट, सेल्यूकस। दोस्तों प्रश्न संख्या 106 है इसका उत्तर हो जाएगा सेल्यूकस। आप सबको पता है मेगस्थनीज किसका राजदूत था, सेल्यूकस का। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 107 है, कौन चंद्रगुप्त द्वितीय की राज्यसभा में एक नवरत्न नहीं था। दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय की बात हो रही है और राज्यसभा में एक नवरत्न नहीं था, यह बात है। वररुचि, वराहमिहिर, धनवंतरी, फायान। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 107 का उत्तर हो जाएगा फायान। दोस्तों फायान है यह चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्यसभा में नहीं था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले प्रमुख विद्वान वराहमिहिर, धनवंतरी, ब्रह्मगुप्त, वररुचि आदि थे। फायान चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्धि बताया है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा था। तो दोस्तों फायान है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में राज्यसभा में एक नवरत्नों में से शामिल नहीं था, बल्कि फायान तो है एक चीनी यात्री था जो कि यहाँ घूमने के लिए आया था। आगे बात करें, प्रश्न संख्या 108 है, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था, रामप्रसाद, चेतक, मर्दाना, वीर प्रसाद। तो दोस्तों जो महाराणा प्रताप है इसके हाथी का नाम था रामप्रसाद। तो दोस्तों रामप्रसाद, महाराणा प्रताप इसके हाथी का नाम क्या था दोस्तों, रामप्रसाद।
महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के प्रसिद्ध बादल महल जूनी कचेरी में हुआ था। राणा प्रताप जयवंताबाई पाली के अखिरा सोनग्रा की पुत्री तथा राणा उदय सिंह का पुत्र था। महाराणा प्रताप के दो प्रसिद्ध युद्धरत हाथी लूणा और रामप्रसाद थे। तो दोस्तों याद रखना है कि महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? लूणा एवं रामप्रसाद। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रामप्रसाद। अगला प्रश्न की बात करते हैं। सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म कहां हुआ था? पंडित परिवार में, किसान परिवार में, बंजारा परिवार में, जमींदारी परिवार में? तो दोस्तों प्रश्न संख्या 109 का उत्तर हो जाएगा बंजारा परिवार में। ऑप्शन नंबर 3 है करेक्ट हो जाएगा। गोविंद गुरु का जन्म 1858 ईस्वी में डूंगरपुर जिले के बांसिया गांव में एक बंजारे के घर में हुआ था। 1883 ईस्वी में गोविंद गुरु ने संप सभा की स्थापना की। गोविंद गुरु द्वारा संप सभा का प्रथम अधिवेशन मानगढ़ की पहाड़ी पर आयोजित किया गया। संप सभा का प्रथम अधिवेशन मानगढ़ की पहाड़ी पर आयोजन किया गया। दोस्तों ध्यान रखना है। और संप सभा की स्थापना किसने की थी? गोविंद गुरु ने कब की थी? 1883 में। गोविंद गुरु का जन्म कब हुआ? 1858 में। और किस जिले में हुआ? डूंगरपुर जिले में, राजस्थान के। और दोस्तों इनका जन्म किस परिवार में हुआ? बंजारा परिवार में। आप सबको ये चीजें ध्यान में रखनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चेतावनी चुंगटिया किसने लिखी? प्रताप सिंह, जोरावर सिंह, राव गोपाल, केसरी सिंह? दोस्तों सब जानते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों डी, केसरी सिंह बारट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या दोस्तों हमारा 111 है। लंदन में वीर विनायक दामोदर सावरकर के लिए आगे अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, सुभाष चंद्र बोस ने, रास बिहारी बोस ने, मोहन सिंह ने? तो दोस्तों प्रश्न संख्या 111 का उत्तर हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। वीर विनायक दामोदर सावरकर, इनको आगे अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था किसने की? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। आगे देखते हैं, इनकी हिस्ट्री देखते हैं। विनायक दामोदर सावरकर 28 मई 1883 से 26 फरवरी 1966 एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, वकील और लेखक थे। 1902 ईस्वी में सावरकर ने फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे में डिग्री स्नातक की पढ़ाई के लिए प्रवेश लिया। डिग्री पूरी करने के बाद सावरकर राष्ट्रवादी कार्यकर्ता श्यामजी कृष्ण वर्मा की सहायता से कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए थे। किसकी सहायता से? श्यामजी कृष्ण वर्मा की सहायता से। कौन गया था? विनायक दामोदर सावरकर। कहां गया था? लंदन, इंग्लैंड। अगले प्रश्न की बात करें। मत्स्य जनपद की राजधानी थी चंपा, विराटनगर, कुशीनारा और गोकुलपुरा? दोस्तों सब जानते हैं। प्रश्न संख्या 112 का उत्तर है वो हो जाएगा विराटनगर, जो कि जयपुर के पास में पड़ता था। प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर, वर्तमान बेराट, जयपुर, बीजक की पहाड़ी, भीमजी की डूंगरी, मोती डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी आदि स्थानों पर उत्खनन कार्य प्रथम बार दयाराम साहनी द्वारा 1936-37 में तथा पुनः 1962-63 में पुरातत्वविद नीलरतन बनर्जी तथा कैलाश दीक्षित द्वारा किया गया है। आगे बात करें दोस्तों। वर्ष 1999 में बीजक की पहाड़ी से अशोककालीन गोल बौद्ध मंदिर, स्तूप, बौद्ध मठ के अवशेष मिले जो कि हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। सन 634 में हेनसांग विराटनगर आया था। उसने यहाँ बौद्ध मठों की संख्या 8 लिखी है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न 113 है। पेगन वंश का आनंद मंदिर यहाँ स्थित है। पाकिस्तान में, भारत में, म्यांमार में, चीन में? तो दोस्तों प्रश्न से 113 का उत्तर हो जाएगा म्यांमार में। पेगन वंश का आनंद मंदिर कहाँ है? म्यांमार में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी किसने जीता था? तराइन का युद्ध 1191 में किसने जीता था? दोस्तों आप सबको पता है तराइन का प्रथम युद्ध है 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच हरियाणा के करनाल जिले के तराइन के मैदान में घमासान युद्ध लड़ा गया, जिसमें मोहम्मद गोरी की अपमानजनक पराजय हुई। दोस्तों जीता कौन था? पृथ्वीराज चौहान जीता था। दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों। राजस्थान का कौन सा नृत्य रूप 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है? गिंदड़, कालबेलिया, भवाई और कच्छी घोड़ी? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा कालबेलिया नृत्य। दोस्तों कालबेलिया नृत्य वो यूनेस्को की सूची में दोस्तों सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया। किसको दोस्तों? कालबेलिया नृत्य को दोस्तों। अगला प्रश्न है। प्रश्न से 116। संत मीराबाई के पति का नाम था भोजराज, रतन सिंह, नरपत सिंह और संग्राम सिंह? तो दोस्तों जो 116 नंबर प्रश्न है इसका उत्तर हो जाएगा भोजराज। दोस्तों इसके जो पिता थे उनका नाम था रतन सिंह। संत शिरोमणि अनन्य कृष्ण भक्त मीराबाई का जन्म बाजोली गांव, वर्तमान नागौर जिले में डेगाना के निकट में 1498 में हुआ। इनके बचपन का नाम पेमल था। कुछ इतिहासकार मीरा का जन्म स्थान कुड़की ग्राम पाली मानते हैं, कुड़की ग्राम पाली, लेकिन कई है जो बाजोली गांव नागौर डेगाना में मानते हैं, जो वर्तमान में जेतारण के निकट स्थित है। मीरा के पिता राव रतन सिंह एवं माता वीर कंवरी थी। आगे देखें। मीरा के दादा दूधाजी वैष्णव धर्म के उपासक थे। मीरा का विवाह 1516 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र राजकुमार भोजराज जी के साथ में हुआ था। आगे देखें। प्रश्न संख्या 117 है। चित्रकला शैली बनी ठनी संबंधित है। सतवंत प्रसाद, नागरीदास, मृगावती, शिव पार्वती? तो दोस्तों इसका संबंध किससे है? प्रश्न संख्या 117 में उत्तर हो जाएगा नागरीदास। दोस्तों जो बनी ठनी पेंटिंग है ये किससे संबंधित है? नागरीदास से। राजस्थानी चित्रकला का पर्याय बन चुका प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किशनगढ़ शैली की ही देन है। इस चित्र को राजस्थान की मोनालिसा भी कहा जाता है। इस शैली का चरम उत्कर्ष स्वर्ण युग यहाँ के महाराजा
सावंत सिंह उर्फ नागरीदास। दोस्तों ये जो सावंत सिंह महाराजा है ये नागरीदास नाम से है, वो चित्रकला में पेंटिंग करता था। के समय में देखने को मिलता है बनी ठनी एकास्म चित्र है। जो एकास्म का होता है दोस्तों, एकास्म मतलब एक ही पत्र पर बना हुआ, जिसका चित्रांकन राजा सावंत सिंह के शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार मोर ध्वज निहालचंद द्वारा किया गया। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि बनी ठनी पेंटिंग को किसने बनाया था दोस्तों, मोर ध्वज निहालचंद ने। और उस समय राजा कौन था दोस्तों, सावंत सिंह या नागरीदास। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 118 है, चूरू जिले के ददरियावा ग्राम से संबंधित है। पाबूजी, गोगाजी, हरबूजी, देवनारायण जी। दोस्तों सबको पता है चूरू जिला गोगाजी से संबंधित है। सांपों के देवता गोगाजी का थान चबूतरा राजस्थान के अधिकांश गांवों में खेजड़ी के वृक्ष के नीचे देखने को मिलता है। गोगाजी चौहानों का जन्म चूरू जिले के ददरियावा नामक गांव में जेवर सिंह चौहान और बाछल देवे के घर में हुआ था। आगे बात करें, गोगाजी की समाधि गोगामेड़ी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की नौहर तहसील में है। गोगाजी की सवारी नीली घोड़ी, ध्यान रखना है। गोगाजी की स्मृति में प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्ण नवमी गोगा नवमी को हनुमानगढ़ जिले के गोगामेड़ी में विशाल मेला बढ़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 119 है, खेजड़ली आंदोलन में अपना जीवन बलिदान किसने किया था। दोस्तों सब जानते हैं किसने किया था, अमृता देवी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 120 है, पुस्तक आनंद मठ में वंदे मातरम किसने लिखा था। बंकिम चंद्र चटर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, विपिन चंद्र पाल, रविंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 120 है, इसका उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 1 बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ में वंदे मातरम किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 121 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग 15 द्वारा नहीं जुड़ा हुआ है। दोस्तों आप सबको पता है जो NH 15 है वो राजस्थान में बाड़मेर में प्रवेश करता है। तो दोस्तों जैसलमेर, बाड़मेर, हनुमानगढ़, बीकानेर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपके हो जाएगा हनुमानगढ़, क्योंकि दोस्तों ये गंगानगर से होकर आगे पंजाब में प्रवेश कर जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपके हनुमानगढ़, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 122 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है दोस्तों, पिछोला, जयसमंद, फतेह सागर, राजसमंद। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपके जयसमंद। दोस्तों जयसमंद झील है ये राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित या कृत्रिम झील है। दोस्तों जयसमंद झील उदयपुर से 51 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। इस झील का निर्माण मेवाड़ के महाराणा जय सिंह द्वारा 1685 ईस्वी में गोमती नदी पर बांध बनाकर करवाया गया। जयसमंद विश्व की मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है, जिसे स्थानीय लोग ढेबर झील, ध्यान रखना, के नाम से जानते हैं। यह झील 15 किलोमीटर लंबी तथा 8 किलोमीटर चौड़ी है। झील में कुल 7 टापू है। जयसमंद के निकट एक पहाड़ी पर चित्रित हवा महल एवं रूठी रानी का महल भी स्थित है। दोस्तों ध्यान रखना है, चित्रित हवा महल एवं रूठी रानी का महल जयसमंद के निकट एक पहाड़ी पर है। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 123 है, विष्णु के भक्त कहलाते हैं नयनार, पाशुपत, अलवार और लिंगायत। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रश्न संख्या 123 में पूछा है विष्णु के भक्त वो क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों ये अलवार कहलाते हैं। जो शिव भक्त होते हैं वो नयनार कहलाते हैं। दक्षिण भारत में मध्यकाल में भक्ति आंदोलन के दौरान शैव संप्रदाय व वैष्णव संप्रदायों का विकास हुआ। शैव अनुयायियों को नयनार और विष्णु भक्तों को अलवार कहा जाता था। तो दोस्तों हो सकता है अब की बार है वो शैव भक्तों को पूछ ले। तो आपको ध्यान रखना है नयनार कौन कहलाते हैं, शैव भक्त, और अलवार कौन कहलाते हैं, विष्णु भक्त। आगे बात करें दोस्तों, प्रश्न संख्या 124 है, निम्नांकित में से किस स्रोत में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों कहां मिलता है, प्रश्न संख्या 124 का उत्तर हो जाएगा अगुंतर निकाय में। किसका उल्लेख मिलता है, जो 16 महाजनपद हैं उनका उल्लेख मिलता है। प्रश्न संख्या दोस्तों 125 है, रावी नदी का प्राचीन नाम था सुवास्तु, कुंभा, परुषणी, द्वस्दती। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 125 का उत्तर हो जाएगा परुषणी। दोस्तों रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है, परुषणी। आगे बात करें दोस्तों, सूरसेन जनपद की राजधानी थी, सूरसेन जनपद की राजधानी थी। तो दोस्तों सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। आगे बात करें, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 127 है, राज्य राजस्थान अपनी परिपूर्ण रूप में इस तिथि को सामने आया था। दोस्तों आपको पता है राजस्थान का एकीकरण कुल 7 चरणों में हुआ था, और आपको पता भी होगा कि राजस्थान के एकीकरण का जो प्रथम चरण था 18 मार्च 1948 को हुआ था। दोस्तों 18 मार्च 1948 से शुरू होकर दोस्तों 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के एकीकरण का 7वां चरण है वह संपन्न हुआ था, और उसमें राजस्थान में 26 जिले थे। तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर है 1 नवंबर 1956, नंबर 1 ऑप्शन सही हो जाएगा। 1949 में नवगठित राजस्थान में कुल 25 जिले बनाए गए, जिन्हें 5 संभागों में विभाजित किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को राज्य का पुनर्गठन किया गया, तथा अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र भी राजस्थान में मिला दिया गया। राज्य का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया। वर्तमान में राज्य में 7 संभाग है। ये वर्तमान जो स्वरूप है कब आया था, 1 नवंबर 1956 को। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 128 है, सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है माध्यमिक स्तर पर, उच्च माध्यमिक स्तर पर, स्नातक स्तर पर, उपरोक्त सभी में। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 128 है, इसका उत्तर हो जाएगा ए, माध्यमिक स्तर पर। जो सामाजिक अध्ययन है इसका जो दोस्तों शिक्षण किया जाता है कहां किया जाता है, माध्यमिक स्तर पर। दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों, इसके अलावा तो बात करें
प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 तक पर्यावरण विषय पढ़ाया जाता है, जबकि उच्च प्राथमिक स्तर तक दोस्तों 6 से 8 तथा माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से 10 तक सामाजिक विज्ञान विषय पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों इसका प्रथम जो स्तर पूछा है वो कौन सा पूछा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा माध्यमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन विषय पढ़ाया जाता है, वो सब जानते हैं आप। प्रश्न संख्या 129, शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया जाता है। शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा बीएस ब्लूम के द्वारा। ब्लूम द्वारा निर्धारित शिक्षा के उद्देश्यों को 3 स्तरों में बांटा गया है। ये उद्देश्य हैं ज्ञान आधारित उद्देश्य, कौशल आधारित उद्देश्य और प्रभाव आधारित उद्देश्य। तो दोस्तों ध्यान रखना है, शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया गया किसके द्वारा, बीएस ब्लूम के द्वारा। प्रश्न संख्या 130 है, पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल है विद्यालय की आंतरिक क्रियाएं, विद्यालय की बाह्य क्रियाएं, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। दोस्तों पाठ्यक्रम होता है उसका संबंध विद्यालय की आंतरिक क्रियाएं भी होती है और विद्यालय की बाहरी क्रियाएं भी होती है। अगला प्रश्न है 131 नंबर, सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक अनुरूप होनी चाहिए, लेखक के अनुसार, विद्यार्थी के अनुसार, शिक्षक के अनुसार, सरकार के अनुसार। तो दोस्तों सबसे अच्छा होगा अगर कोई किताब है वो विद्यार्थी के अनुसार अगर उसको बनाया जाए तो दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा इस प्रकार। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों विद्यार्थी के अनुसार होगा। प्रश्न संख्या 132 है, सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका कक्षा में चुनाव की क्रमिक प्रक्रिया बता रही है। चुनाव की क्रमिक प्रक्रिया बता रही है, वह जिस प्रविधि का प्रयोग कर रही है उसका नाम क्या है, व्याख्या, कथन, परिचर्चा, प्रश्न पूछना। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर है आपके हो जाएगा कथन। दोस्तों वो क्या कर रही है, चुनाव की क्रमिक प्रक्रिया को बताने के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को कथन विधि का उपयोग करना चाहिए। संपूर्ण प्रक्रिया को कथन विधि से एक साथ क्रमिक रूप से बताए जाने पर विद्यार्थी इसे आसानी से प्रभावी रूप से ग्रहण कर पाएगा। प्रश्न संख्या 133 है, सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए, किस पर देना चाहिए, विषय से संबंधित सूचना देने पर, विद्यार्थी को सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करने पर, विद्यार्थियों के भाषा विकास पर। तो दोस्तों सामाजिक अध्ययन के शिक्षक की बात हो रही है कि उसको जो मुख्य अपना जो ध्यान है वो कहां पर रखना चाहिए। तो दोस्तों आपको पता है कि विद्यार्थियों के जो सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति है उसका विकास हो, यही हमारा प्रयास होना चाहिए। अगर आप सामाजिक अध्ययन के टीचर हैं तो दोस्तों आपको ध्यान किस पे देना चाहिए, सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर। इस प्रश्न का उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 134 है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण उपयोगी है। जो सामाजिक अध्ययन शिक्षण है इसमें जो ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण किया जाता है ये किस लिए उपयोगी है, विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करने में बिल्कुल सही है, प्रत्यक्ष सूचना प्रदान करने में बिल्कुल सही है, विषय वस्तु की बेहतर समझने में बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, ब्लूम की पाठ्य योजना आधारित है उद्देश्यों पर, विषय वस्तु पर, प्रस्तुतिकरण पर, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ब्लूम की जो पाठ्य योजना है वो किस पर आधारित है, उद्देश्यों पर आधारित है। वो किस प्रकार है देखते हैं, ब्लूम की पाठ्य योजना उद्देश्यों पर आधारित है। ब्लूम ने शिक्षा के उद्देश्यों को 3 भागों में ज्ञानात्मक, कौशल आधारित और प्रभाव आधारित में बांटा गया है। तो दोस्तों जो ब्लूम है इन्होंने शिक्षा के उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा है, ज्ञानात्मक, कौशल और प्रभाव आधारित। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 136 है, प्रायोजना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है। प्रायोजना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। यह कथन किसका है दोस्तों, यह फैक्ट है जो दोस्तों ये परिभाषा है इसको पूछा है। तो दोस्तों इसमें इसका उत्तर हो जाएगा किलपेट्रिक ने। यह कथन किसका है, किलपेट्रिक का। कौन सा कथन है दोस्तों, प्रायोजना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है, किलपेट्रिक ने। तो दोस्तों आगे बात करें तो दोस्तों आप इसको याद कर सकते हैं, मतलब इसमें आ रखा है किलपेट्रिक। तो दोस्तों किल यानी होता है मारना। दोस्तों किसी को दोस्तों यहां किल करने के लिए दोस्तों योजना बनानी पड़ती है और योजना है वो उद्देश्यपूर्ण होती है। तो दोस्तों आगे बात करें, यहां मारने का मतलब जान से मारना नहीं है, चोट पहुंचाना भी हो सकता है। सॉरी दोस्तों ये एक मात्र ट्रिक थी, इसको सीरियस मत न ले दोस्तों, सॉरी इसके लिए। अगला प्रश्न है 137 नंबर, सामाजिक अध्ययन में निम्न में से कौन सी परीक्षा छात्रों के स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती है। दोस्तों बात हो रही है सामाजिक अध्ययन में परीक्षा छात्रों के स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती है। वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा, निबंधात्मक परीक्षा, लघु उत्तरात्मक, अति लघु उत्तरात्मक। दोस्तों सबको पता है अगर वस्तुनिष्ठ होंगे तो दोस्तों ABCD 4 ऑप्शनों में से ये कंफर्म है कि उसको उत्तर देना पड़ेगा। निबंधात्मक अगर आपने दे दिया तो दोस्तों छात्र है अपनी इच्छा के अनुसार स्वतंत्र चिंतन के द्वारा अपनी बात है वो लिख सकेगा। लघु उत्तरात्मक दे दिए तो उसको सीमित अवसर मिलेंगे तो दोस्तों वह पूरी बात है वो नहीं लिख पाएगा। और अति लघु उत्तरात्मक मतलब और छोटे प्रश्न दे दिए तो भी नहीं होगा। तो दोस्तों अगर आप स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन का अवसर प्रदान करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको निबंधात्मक प्रकार की परीक्षा ही लेनी होगी ताकि वह विस्तार से अपने शब्दों को लिख सके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। दोस्तों रबी एक होती है खरीफ, एक होती है रबी, एक होती है जायद। दोस्तों खरीफ यानी चौमासा की जबकि बारिशों है, एक वक्त
रबी की जबकि सिंचित खेती हुई, जबकि चौमासे के बाद में खेती हुआ दोस्तों, जिसका आपको पता होगा जब अक्टूबर नवंबर में इसको बोया जाता है दोस्तों, चौमासे के बाद में, दीपावली के बाद में, उसे रबी की फसल कहा जाता है दोस्तों। जूट, मूंगफली, सरसों, तरबूज, तो दोस्तों रबी की फसल है, तो दोस्तों सरसों है वो रबी की फसल है दोस्तों। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सी, इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 139 है, निम्नलिखित में से किस आंतरिक राष्ट्रीय जलमार्ग के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी में सादिया से धुबरी को जोड़ा जाता है? बहुत ज्यादा डीपली प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी में सादिया से धुबरी को जोड़ा जाता है, जो यहां जाकर आया है वही जानता है इसके बारे में। प्रश्न संख्या 139 है, इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2। अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? 2011 की जनगणना के अनुसार आपको बताना है कि भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी। तो दोस्तों भारत में पुरुष साक्षरता दर थी 82.14%। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आंकड़ों की बात की जाए, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता 82.14 थी, महिला साक्षरता 65.46 थी और कुल साक्षरता 74.04% थी। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक 94 और केरल में पुरुष साक्षरता 96.11% थी दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में शीतकालीन वर्षा कहां से उत्पन्न होने वाले, तो प्रश्न था भारत में जो शीतकालीन वर्षा होती है वो कहां से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का परिणाम है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा भूमध्य सागर से। उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण होती है। दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा कहां से होती है? पश्चिमी विक्षोभ जेट स्ट्रीम के कारण होती है। शीतकाल में उत्तर पश्चिमी हवाओं, भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों से राज्य के उत्तरी एवं पश्चिमी भागों में होने वाली हल्की वर्षा को स्थानीय भाषा में मावट कहा जाता है दोस्तों। इसका उद्गम स्थल भूमध्य सागर है। अगला प्रश्न 142, सिंधु गंगा के मैदान में जहां से आंतरिक प्रवाह पुनः प्रकट होता है स्थानीय रूप से जानी जाती है। दोस्तों सिंधु गंगा के मैदान में जहां आंतरिक प्रवाह पुनः प्रकट होता है स्थानीय भाषा में कहलाते हैं। दोस्तों इसमें बात हो रही है कि जो प्रश्न संख्या 142 है, इसका उत्तर देख लेते हैं। पहले इसका उत्तर हो जाएगा तराई प्रदेश। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जैसे कोई पहाड़ी क्षेत्र है, ये आपके पहाड़ी क्षेत्र है दोस्तों, यहां से पानी है वो लगातार बह रहा है, यहां बहता बहता आया, यहां दोस्तों कंकड़ पत्थर है। दोस्तों क्या है? कंकड़ पत्थर। दोस्तों ये क्या होता होगा, जो पानी है इस कंकड़ पत्थर के अंदर क्या है, अंदर चला जाएगा तो धरातल पे पानी नहीं दिखेगा दोस्तों। यहां लगातार कंकड़ पत्थर है कई दूर तक, जैसे यहां है कंकड़ पत्थर खत्म हो रहे हैं, यहां वापस क्या है, मिट्टी है। तो दोस्तों जैसे ये पानी इस कंकड़ के अंदर जाएगा, अंदर जाकर वापस निकलेगा, इसकी बात हो रही है कि जो सिंधु गंगा के मैदान में जहां से आंतरिक प्रवाह पुनः प्रकट होता है। आंतरिक प्रवाह मतलब है जो हिमालयी जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां से जो बारिश का पानी होता है वो एक बार धरातल के अंदर चला जाता है, क्योंकि वहां दोस्तों क्या है, जो खोखली भूमि है, वहां कंकड़ पत्थर है, उन कंकड़ पत्थरों के अंदर है वो पानी चला जाता है दोस्तों। जैसे ही आगे बढ़ता है, आगे वापस जो ठोस धरातल आता है तो पानी वापस धरातल के ऊपर आ जाता है। तो दोस्तों तराई प्रदेश, इसका उत्तर 1 नंबर हो जाएगा। सिंधु गंगा के मैदान जहां से आंतरिक प्रवाह पुनः प्रकट होता है तराई प्रदेश के नाम से जाना जाता है। सिंधु का उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर झील के पास में सनोख्याबाब हिमनद है, यह अरब सागर में जाकर मिलती है। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। सिंधु नदी भारत में केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है। आगे है, भारत एवं पाकिस्तान सिंधु नदी जल समझौता संधि 1960। भारत और पाकिस्तान सिंधु नदी जल समझौता संधि 1960 है के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम यानी सिंधु नदी एवं उसके सहायक नदी झेलम एवं चिनाब के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। तो 20% आपको याद रखना है। सिंधु नदी है, इसका जो समझौता हुआ है भारत के पाकिस्तान के बीच में 1960 में, भारत कितना प्रतिशत जल प्रयोग कर सकता है दोस्तों? केवल 20% जल। अगला प्रश्न 143 नंबर प्रश्न है, आधुनिक औद्योगिकीकरण के सूत्रपात का श्रेय निम्नलिखित में से किस ऊर्जा संसाधन को जाना जाता है या संसाधन को माना जाता है? आधुनिक औद्योगिकीकरण की बात हो रही है दोस्तों, जल, आणविक, कोयला, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। तो दोस्तों इसमें जो कोयला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें कोयला उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न है 144 नंबर, टिकाऊ यानी दीर्घकालीन सतत कृषि हेतु निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य ने रासायनिक उर्वरक के उपयोग को निषिद्ध कर दिया है? मतलब रासायनिक उर्वरक है इसका उपयोग नहीं करेंगे। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गोवा। तो दोस्तों सिक्किम भारत का पहला राज्य है दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम भारत का पहला पूर्ण ऑर्गेनिक राज्य बन गया है। लगभग 75,000 हेक्टेयर भूमि कृषि भूमि को टिकाऊ कृषि भूमि में बदल दिया गया है। तो दोस्तों भारत का सबसे पहला जैविक जो राज्य है वो कौन सा है? ऑर्गेनिक खेती है कौन से है? सिक्किम राज्य की। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन के तकनीकी सहयोग से हुई थी? बोकारो, दुर्गापुर, राउरकेला और विजयनगर। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 145 है, इसका उत्तर हो जाएगा दुर्गापुर। दोस्तों दुर्गापुर का जो इस्पात संयंत्र है वो किसकी सहायता से हुआ था? ब्रिटेन की सहायता से दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें दोस्तों,
प्रश्न संख्या 146 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्खात भूमि के लिए कुख्यात है? उत्खात होता है दोस्तों जिसे हम कहते हैं बीहड़ भूमि। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चंबल नदी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, याकूत जनजाति का आवास वाक्य स्थान है दोस्तों का न्यूजीलैंड में, कांगो बेसिन में, अमेजन बेसिन में, उत्तरी साइबेरिया में। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 147 का उत्तर हो जाएगा उत्तरी साइबेरिया में। प्रश्न 147 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, घग्गर का मैदान अवस्थित है, घग्गर जो नदी है मैदान कहां, इसका जो मैदान है वो कहां पर अवस्थित है दोस्तों? तो आपको इसमें इसका उत्तर है गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में। दोस्तों सब जानते हैं घग्गर नदी का मैदान कहां है, राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में। दोस्तों इसके अलावा आगे बात करें, प्रश्न संख्या 149 है, राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था गंगानगर में, भीलवाड़ा में, उदयपुर में, ब्यावर में। प्रथम वस्त्र उद्योग कहां, राजस्थान में। तो दोस्तों ध्यान से उत्तर आप इस प्रश्न को देखना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ब्यावर में। सूती वस्त्र उद्योग राज्य का सबसे प्राचीन एवं संगठित उद्योग है। राज्य में प्रथम सूती वस्त्र मिल निजी क्षेत्र की द कृष्णा मिल्स लिमिटेड 1889 में दामोदर दास राठी एवं श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा ब्यावर अजमेर में स्थापित की गई, जो अब राज्य सरकार के अधीन है। आगे बात करें, वर्तमान में समय में भीलवाड़ा को सूती वस्त्र उद्योग की अधिकता के कारण राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है जो दोस्तों हमारी टेस्ट पेपर का अंतिम प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही? दोस्तों गंगानगर, बूंदी, बारां, सीकर। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है गंगानगर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर बाड़मेर 32.5% रही, जबकि न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि है दर वाला जिला कौन सा दोस्तों? गंगानगर, केवल 10% है वो वहां, यहां वृद्धि है वो दर्ज की गई है। तो दोस्तों ये था हमारा एसएसटी रीट लेवल 2 जो जिसमें 60% है वो सामाजिक विज्ञान से संबंधित जो सिलेबस है वहां से पूछे गए हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों इस क्लास में किस प्रकार का कोई सुझाव हो आपका, किस प्रकार इसमें सुधार किया जा सकता है, आप अपना सुझाव है कमेंट में लिख सकते हैं। दोस्तों फिर से मिलते हैं इसी भी प्रकार के रोचक तथ्यों के साथ में, मॉडल पेपर के साथ में। दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों आप अपनी तैयारी है उसको मजबूत बनाइए, संघर्ष कीजिए। जो रीट की भर्ती है बहुत बड़े स्तर पर आपके सामने भर्ती आई है, तो दोस्तों आप अपना जो आपको जो अपॉर्चुनिटी मिली है, इस अपॉर्चुनिटी को दोस्तों आप है वो सफलता के रूप में बदलिए। दोस्तों सफलता ही जीवन है, सफलता ही जीवन है, संघर्ष ही जीवन है। तो दोस्तों आपको लगातार है मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि अब कभी भी जो रीट का एग्जाम है वो हो सकता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।